द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अब ये कुछ खास चीजें नहीं है, हाँ बस इस हवाले से है कि कुछ ट्रेंड्स आपके बारे में आपको पता होने चाहिए इनके बारे में। सो लेट्स डिस्कस दैट। बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बॉन्ड लेंथ। आप किसी और तरीके से जो बॉन्डेड है चीजें उनके मेजर नहीं कर सकते उनकी बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जांपल आप एक आयोनिक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मेजर नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम मेटालिक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मेजर नहीं कर सकते, या उसको एटलीस्ट इस तरीके से नहीं करते जो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और हम और किसी टाइप ऑफ बॉन्डिंग के जो है वो क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेजर दी बॉन्ड लेंथ ऐसी डायरेक्टली, ठीक है। वेयर एज कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। वी कैन वर्क आउट व्हाट द बॉन्ड लेंथ इज। सो बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। एंड अगर 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 मुझे क्या करना हो, तो मुझे जो है इस बॉन्ड लेंथ से एक एटम का रेडियस मालूम करना हो, so half into bond length will equals to atomic radius, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहली बात क्या थी, आप बॉन्ड लेंथ और किसी चीज की मेजर नहीं कर सकते, आयोनिक बॉन्ड की नहीं कर सकते, आप मेटालिक बॉन्ड की नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज आयोनिक बॉन्ड में शेयरिंग नहीं है। आयोनिक बॉन्ड में क्या है, कैटायन अपना इलेक्ट्रॉन उठा के एनायन को दे देता है, तो इनको कोई शेयरिंग नहीं है, इनके कोई ऑर्बिटल ओवरलैप्स नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मेटालिक बॉन्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हुए हैं, ठीक है। The electrostatic force of attraction exists between the nucleus, the positively charged cations and the electrons. इसमें भी कोई शेयरिंग नहीं है, कोई ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, व्हेन यू आर डीलिंग इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में तो हम सबको पता है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, वी नो। अगर हम बोहर वाला एटम देखेंगे तो बोहर तो कहता है कि शेल्स भी ओवरलैप हो रहे हैं, तो शेल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये जो है ये फ्लोरीन था और ये भी फ्लोरीन था एंड दे आर शेयरिंग दिस, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी ना, इधर से लेके इधर तक, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। यानी इस फ्लोरीन इसके न्यूक्लियस से उसके न्यूक्लियस तक ये क्या है, दिस इज द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। दिस इज द बॉन्ड लेंथ, सही है। और अगर मैं इसका आधा ले लूं तो क्या निकलेगा मेरे पास, मेरे पास आधा निकलेगा, दिस वुड बी दी एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन। तो अगर मैं इसका आधा ले लूं यानी हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, दैट इज गोइंग टू गिव मी दी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान में रहे कि ये एटॉमिक रेडियस ऐसी नहीं, किसी भी स्पीशी का आप ऐसे ही निकाल सकते, ठीक है। इट विल ओनली वर्क फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक एटम्स। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास HCl है फॉर एग्जांपल, यू नो H इज वेरी स्मॉल, यू नो क्लोरीन इज वेरी ह्यूज, ठीक है, दैट इज वेरी ह्यूज। तो अब ऑब्वियसली उस केस में जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो अगर ये आ रही है, ठीक है, फ्रॉम द हाइड्रोजन का न्यूक्लियस टू द क्लोरीन का न्यूक्लियस, और अगर आप इसका अब आप हाफ ले लेंगे, ठीक है, इफ यू टेक द हाफ ऑफ दिस, लेट्स से द हाफ ऑफ दिस इज समवेयर अराउंड हियर, तो ना ही ये क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस आ रहा है और ना ही ये हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस आ रहा है, ठीक है। सो दिस halving the bond length to work out the atomic radius will only work for species that are homonuclear diatomic, ठीक है। यानी दोनों सेम स्पीशीज है, F2 O2 N2 Br2 I2 Cl2 H2, ठीक है, जो भी एग्जिस्ट करती हैं एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, उनकी जब आप बॉन्ड लेंथ को हाफ करोगे तो आपके पास एटॉमिक रेडियस आएगा। और बॉन्ड लेंथ होती क्या है, हमेशा मेजर होगी बिटवीन covalently bonded atoms and it's the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms. Any problems in understanding this? ठीक है। बाकी ये है कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है दिस इज समथिंग टू रेवोल्यूशनरी, भाई ये तो बड़ा ही कुछ ऐसा है, ये बस ऐसा ही है, बस नाम का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस नाम का है। स्लाइड को बस देख लीजिएगा, तो दैट्स ऑल दैट इज रियली रिक्वायर्ड। इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से है नहीं विद रिगार्ड टू बॉन्ड लेंथ। एनी प्रॉब्लम्स इन बॉन्ड लेंथ? सही है, आई होप देयर आर नो इश्यूज। ये जैसा बच्चों वाला आपको नजर आ रहा है कॉन्सेप्ट, ये ऐसा ही बच्चों वाला ही कॉन्सेप्ट है, इसमें और कोई चीज नहीं है। अच्छा, लेकिन इसके नीचे ये जो चीज है, दिस वी नीड टू नो, ये हमें जो है वो ग्रुप 17 में भी काम आएगा, वी विल बी रिवाइजिंग दिस, और भी कुछ कुछ जगहों पे एक्सप्लेनेशन करने में हमें काम आता है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी होगी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ गैसियस
मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड। 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड तोड़ने के लिए इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसकी एक इक्वेशन लिखना चाहूं तो द इक्वेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो हमको पता है हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2। ठीक है। H2 को मैं ऐसे बना H2। ठीक है। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा? आई विल ब्रेक इट्स बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 हाइड्रोजन गैसियस एटम्स। ये अब दोनों बॉन्डेड नहीं है, यहां पे था H2, दिस वाज बॉन्डेड, अब वो टूट के दोनों अलग हो चुके हैं। ठीक है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ दिस, 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जब आप 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स तोड़ोगे तो उसमें क्या होगा? 1 मोल ऑफ बॉन्ड टूटेगा, राइट? सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स टू the minimum amount of energy required to break 1 mole of a bond in 1 mole of gaseous molecules, वो जब तोड़ोगे तो हर चीज एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगी। एंड दिस इज हाउ सिंपल बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो, मतलब ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है। वंस अगेन, बहुत ज्यादा डोंट फोकस ऑन दी डेफिनेशन, एंड मे बी यू डोंट इवन हैव टू फोकस टू मच ऑन द, क्या कहते हैं, दी इक्वेशन 2। इसमें जो समझना है, हमें कुछ ट्रेंड समझने हैं, एंड देन फर्दर एनर्जेटिक्स वगैरह देख रहे होंगे तो हम बॉन्ड एनर्जीज को फर्दर समझ लेंगे। ठीक है। बट वंस अगेन, व्हाट्स इट? सिर्फ उतनी एनर्जी जितने से 1 मोल ऑफ बॉन्ड टूट जाए, और वो 1 मोल ऑफ बॉन्ड कहां पे होगा? 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स में होगा। यू आर नॉट गोइंग टू इस इधर 2 आए, 3 आए, 4 आए, जो भी आए, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। हमारा कंसर्न क्या है कि यहां पे यू शुड लेट 1 बी ओवर हियर, यहां पे 1 ही होगा, and you will only break 1 mole of a bond. So यहां पे इन gaseous atoms के साथ ये 1 ही होना चाहिए। ठीक है। दैट शुड बी, यहां पे नंबर 2 3 4 5 कुछ नहीं हो सकता, यहां पे 1 ही होगा। एंड ये आप तोड़ोगे तो आपके पास 2H गैस एटम्स आ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जो है फॉर्म कर दो इक्वेशन फॉर फ्लोरीन, तो कैन यू फॉर्म दी बॉन्ड एनर्जी निकालने वाली इक्वेशन फॉर फ्लोरीन फॉर मी? इस Fl नहीं होता वैसे फ्लोरीन का, फ्लोरीन इज जस्ट F2। ठीक है। अब F2 कैसा होता है? FF ऐसा होता है, राइट? आई एम राइटिंग दिस टाइम F2। ये मुझे तोड़ना है, और इसमें 1 मोल ऑफ बॉन्ड तोड़ना है 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स में, ताकि मेरे पास क्या आ जाए? मेरे पास एटम्स आ जाए। दैट्स इट। ठीक है। ये ध्यान में रहे कि यू विल राइट 1 ओवर हियर, इधर 1 लाजिम है, इधर 1 2 3 4 कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है। इट कैन नॉट बी 2 3 और 4, नथिंग एल्स। इधर जो भी हो जाए, दैट्स नॉट ऑफ अ कंसर्न, वो दैट्स नॉट हाउ यू डिफाइन बॉन्ड एनर्जी। इधर आपने 1 ही रखना होगा। ठीक है। अच्छा, अब नाउ लेट्स लुक एट सम ट्रेंड्स। ट्रेंड को देखते हो, सो अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन हेलाइड्स की, HF HCl HBr HI। ठीक है। ये क्या है? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। ये फ्लोरीन है सबसे टॉप, देन क्लोरीन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, और ऐसा ही होना चाहिए ना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज ही करनी चाहिए। व्हाई इज दैट? बिकॉज फ्लोरीन छोटा सा होता है, क्लोरीन बड़ा हो गया, ब्रोमीन उससे बड़ा हो गया, आयोडीन उससे बड़ा हो गया, राइट? सो बेसिकली द वाई इज दी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग, हाइड्रोजन इतना है तो फ्लोरीन इतना होगा। लेकिन जब आप पहुंच रहे हो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, सो आयोडीन तो इतना बड़ा है, राइट? सो देन इट्स अंडरस्टैंडेबल व्हाई द बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, बिकॉज जो फ्लोरीन से लेके, क्लोरीन से लेके, ब्रोमीन से लेके आयोडीन तक क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो ये तो काफी क्लियर एक कॉमन सेंस की बात है कि क्यों हमारी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है। सो लेट्स जो है वो write this down. What we can see that the bond length increases. I'm writing upward sign. Okay, bond length increases as atomic radius increases. I hope there are no confusions in that. ठीक है। लेकिन जब हम बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं तो द बॉन्ड एनर्जी इज ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग। ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा थी, HCl की उससे कम, HBr की उससे कम, और HI की उससे भी ज्यादा कम। बॉन्ड एनर्जी क्या? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ bond in 1 mole of gaseous molecules. So you can see that the bond energy is decreasing. We can see that.
तो क्या आप मुझे कोई रीजन सजेस्ट कर सकते हो व्हाई द बॉन्ड एनर्जी इज डिक्रीजिंग व्हेन यू गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन? न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजिंग नहीं, वाज न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन से लेके क्लोरीन तो इंक्रीज कर गया ना, क्लोरीन से ब्रोमीन भी इंक्रीज कर गया, आयोडीन भी इंक्रीज कर गया। आई लाइक व्हाट मिशाल एंड रोमेसा टोल्ड मी, ठीक, आई लाइक व्हाट मिशाल एंड रोमेसा टोल्ड मी। उन्होंने बोला कि क्योंकि आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है जी, तो इसका इस बात का मतलब है, अब देखो आपकी क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है और हमें कोवलेंट बॉन्ड पता है क्या होता है, वी नो दैट कोवलेंट बॉन्ड जब हम देखते हैं तो ये एक न्यूक्लियस है और ये एक दूसरा न्यूक्लियस है, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ करता था? कोवलेंट बॉन्ड वाज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? So it was the force of attraction that existed between the nucleus and the shared pair of electrons. इसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड, राइट? एंड वी कैन सी दैट द बॉन्ड एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो एक तो बात हमें यहां से बिल्कुल क्लियर वाजे तौर पे नजर आ रही है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गेटिंग फर्दर अवे फ्रॉम द halide, oh sorry, from the halogen. It is getting further and further and further and further away from the halogen. तो इस केस में क्या होगा? ऑब्वियसली जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, योर बॉन्ड की स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज, तो देयरफॉर कम और कम एनर्जी आपको चाहिए होगी टू ब्रेक दैट बॉन्ड। Does everyone understand this first reason, the reason why bond energy is decreasing? So लिख दूं यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? So the number one reason why bond energy is decreasing is, let's write this down over here. ठीक है, I don't know मैंने इधर नहीं लिखा, but let's write this down over here. So the bond energy decreases as the shared pair of electrons gets further away from the halogen nucleus. इस प्रॉपर्टी का एक नाम हुआ करता था, डू यू रिमेंबर? The tendency of a atom to attract a shared pair of electrons. इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ करता था? What was the name of that property? याद है किसी को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो बेसिकली बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज क्यों कर रही है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जा रहे हैं उस न्यूक्लियस से, सो बेसिकली उस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, उसकी टेंडेंसी कि वो अट्रैक्ट कर ले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, क्या हो रहा है? वो डिक्रीज कर रही है। द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस एट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट्स फर्दर अवे फ्रॉम द हैलोजन न्यूक्लियस। बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है that is decreasing down the group, यही पढ़ा था ना हमने, the electronegativity decreases down the group, तो इसीलिए बॉन्ड एनर्जी भी आपकी साथ साथ डिक्रीज कर रही है, बिकॉज वो उसको इतना अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। और कोवलेंट बॉन्ड में तो वही है ना अट्रैक्शन, असल अट्रैक्शन तो वही है, असल फोर्स तो वही है, ठीक है नहीं? और क्या रीजन लिख सकते हैं इसमें? अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज कर रही है तो एक और रीजन निकलता है, या चलो लेट्स रिमूव दैट रीजन, आई डोंट थिंक इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ लिया तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, दैट्स गुड। दूसरा रीजन जो है, दैट्स ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा जैसा आपका न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता जाएगा, आपका ऑर्बिटल ओवरलैप भी खराब होता जाएगा, इट विल बिकम लेस एंड लेस एफिशिएंट। क्या मतलब है इस बात का? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जब हाइड्रोजन और छोटा सा फ्लोरीन थे, व्हेन यू हैड अ छोटा सा फ्लोरीन एंड अ छोटा सा हाइड्रोजन, सॉरी फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन इज इट इज 2p5, ठीक है, सो इट्स बेसिकली अ p ऑर्बिटल। सो एक फ्लोरीन जो है वो जब बॉन्ड कर रहा था, सो लेट्स से फ्लोरीन लुक्ड समथिंग लाइक दिस, आई कांट ड्रॉ फ्लोरीन, ये हो गया, ठीक है। सो व्हेन the orbitals were overlapping to form a sigma bond between this fluorine and the hydrogen, तो क्योंकि दोनों बड़े छोटे छोटे से थे, ठीक है, तो क्या होता है? बड़ा अच्छा प्यारा सा ओवरलैप आता है। लेकिन अगर यही चीज हम क्या देखना चाहें? हम देखना चाहें विद आयोडीन, इफ आई वांट टू सी दिस सेम थिंग विद आयोडीन, तो फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल में और आयोडीन के पी ऑर्बिटल में क्या फर्क होगा? आयोडीन का पी ऑर्बिटल बड़ा बनेगा ना। Why? Because the iodine का p orbital is, what's it?
ये रहा, दैट इज 5p5, यानी वो फिफ्थ शेल के अंदर वो वाला p ऑर्बिटल होगा, तो वो तो काफी बड़ा है एनर्जी में। सो उसका शेप कैसा होगा? उसका शेप तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। सो अगर मैं उसको यहां पे दिखाने की कोशिश करूं, तो मोस्ट प्रोबेबली दैट आयोडीन का ऑर्बिटल is going to be something like this, right? In comparison to the fluorine, this is the iodine का orbital. और जब ये अगर ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाने की भी कोशिश करेगा, तो क्या होगा? यहाँ पे कितना अच्छा ओवरलैप आया, इट वॉज सो एफिशिएंट। दोनों का साइज छोटा था, बड़े अच्छे इन्होंने कर लिया ना। आयोडीन इतना बड़ा है कि जब वो ऑर्बिटल ओवरलैप करने जाता है बेचारे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इतना छोटा सा है, द ऑर्बिटल ओवरलैप बिकम्स सो इनएफिशिएंट। ठीक है, सो इसके दो रीजंस हैं हमारे पास, दिस इज एफिशिएंट and this is inefficient. One of the reasons was the electronegativity is decreasing, so therefore your bond energy is also decreasing because वो इतना अच्छा ट्रैक नहीं कर पा रहा। दूसरा रीजन क्या है? बिकॉज द ऑर्बिटल ओवरलैप इज बिकमिंग इनएफिशिएंट। जितना बड़ा होता जाएगा ऑर्बिटल, उतना क्या होगा? उतना मुश्किल होता जाएगा एक अच्छा सा ओवरलैप और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, उतना मुश्किल होता जाएगा। तो इसीलिए उस वजह से द बॉन्ड एनर्जी या द बॉन्ड ओवरऑल इज बिकमिंग वीकर। ये दो रीजंस आपको समझ में आए? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस विल बी आस्क्ड अगेन एंड अगेन, ये ग्रुप 17 में भी हम दोबारा से देखेंगे, हम इसको रिविजिट करेंगे। ठीक है, एंड एमसीक्यूज आ सकते हैं, सो यू शुड कीप दिस इन योर माइंड। किसी को अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज 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 लेट मी नो। क्लियर है? ओके, अच्छा जी। अब एक बात करते हैं, HI to HF, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से लेके एच, या बल्कि ऐसे चलो, लेट्स टेक इट HF to HI। ठीक है, क्या आप लोगों ने देख लिया? सो इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन फ्लोराइड टिल हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी मैं अगर डाउन द ग्रुप जाऊं विद द हाइड्रोजन हेलाइड्स, तो रिएक्टिविटी के बारे में बता सकते हो क्या होगा? रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी या रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी? एज आई गो डाउन द ग्रुप, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस? अगर मैं हाइड्रोजन हेलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात करूं डाउन द ग्रुप, सो विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज? एंड दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू सी, बॉन्ड एनर्जी डाटा इसके हवाले से देख के बताना है। ठीक है, सो देयर इज 3 स्टूडेंट्स अराउंड हु आर सेइंग डिक्रीज करेगी रिएक्टिविटी, एंड देयर इज 1 स्टूडेंट हु इज सेइंग इंक्रीज करेगी रिएक्टिविटी। ठीक है, द आंसर टू दिस इज इंक्रीज करेगी। इंक्रीज क्यों करेगी? देखो, रिएक्शन कब होगा? रिएक्शन तब होगा ना, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड को रिएक्ट कर रहा हूं विद सम एक्स थिंग, ठीक है, लेट्स से दिस इज सम एक्स। तो अगर तो रिएक्शन करना है तो क्या होता है? पहले तो आपको बॉन्ड ब्रेकिंग करनी पड़ेगी ना, यू विल हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड सो दैट फर्दर रिएक्शन हो सके ना। अब देखो मसला क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की तो बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा है, इसको तो तोड़ने में इतनी एनर्जी लग जाएगी, राइट? व्हेयरएज हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसको तोड़ने में हमें इतनी एनर्जी नहीं लगेगी। सो ये ज्यादा आसान होगा इसका बॉन्ड तोड़ के इसको और किसी चीज का रिएक्ट करना ना, बजाय HF के। हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए द बॉन्ड एनर्जी इज टू हाई, इसको तोड़ना मुसीबत का काम बन जाएगा, बहुत मसला हो जाएगा हमारे लिए। सो वी वोंट बी एबल टू ब्रेक हाइड्रोजन फ्लोराइड वाला बॉन्ड, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी। इंस्टेड हाइड्रोजन आयोडाइड, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन, तो उसको हल्की सी भी एनर्जी दोगे तो ये टूट जाएगा एंड विल बॉन्ड विद XYZ व्हाटएवर द अदर स्पीशीज इज। सो फ्रॉम HF to HI reactivity increases as it becomes easier to break existing bonds। और ये याद रखना, रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट साइड पे सारी बॉन्ड ब्रेकिंग, पहले आप सारे बॉन्ड तोड़ते हो, फिर आप सारे बॉन्ड बनाते हो। सो इट्स बॉन्ड ब्रेकिंग दैट इज, एंड देन इट्स बॉन्ड मेकिंग। तो आप पहले सारे बॉन्ड्स तोड़ोगे, अगर आपको इन चीजों को रिएक्ट करना है तो पहले इनके बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। जिसको बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा है, जिसको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा? वो फिर उतनी रिएक्टिविटी आपको नहीं दिखाएगा। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? एंड वी विल रिविजिट दिस अगेन इन ग्रुप 17। ठीक है, एंड उधर जो है वो मैं थोड़ा सा फिर उधर से फास्टली चला जाऊंगा, उधर हम फिर फर्दर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो ऑब्जर्वेशन वगैरह होंगी उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, आगे चले। एवरीवन हैप्पी? यस, ओके। तो मुबारक हो, आपका ये चैप्टर जो है वो क्या हो गया है? दिस हैज बिन कंप्लीटेड। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस जल्दी से एंड गिव मी द आंसर्स टू दिस, एंड देन आई विल गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन, एंड देन इंशाल्लाह आपके पास केमिकल बॉन्डिंग की भी वर्कशीट आ जाएगी। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ वाटर, मिथेनॉल एंड मिथोक्सीमीथेन आर गिवन बिलो।
How many lone pairs of electrons are there around the oxygen atom in methoxymethane? methoxymethane में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? How many lone pairs does oxygen usually have? It has 2 lone pairs. तो इन सब एग्जांपल्स में इसके पास क्या है? इसके पास 2 lone pairs होंगे, because oxygen is कहां पे एग्जिस्ट करता है? इट्स इन ग्रुप 16, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 में से 2 इसने इधर डाल दिया तो 4 रहेगा, उसने वो 4 2 लोन पेयर्स हैं इसके पास, राइट? सो देयर आर 2 लोन पेयर्स. Then suggest the size of the COC bond angle in methoxymethane. What is this bond angle going to be? या फॉर एग्जांपल ये वाला, सॉरी गलत देखा, ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा? 104.5. यस, यू गाइस आर करेक्ट. और शेप का नाम क्या होता है? बेंट. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी वी शेप्ड स्लैश बेंट. ये सारे के सारे ही एक ही हैं. दीज ऑल आर वी शेप्ड स्लैश बेंट. सही है, ओके. और इन सब में ही 104.5 का एंगल. The physical properties of a covalent compound, such as its melting point, boiling point, or solubility, are related to the strength of the attractive forces between the molecules of the compound. These relatively attractive forces are called permanent dipoles, temporary dipoles, or hydrogen bonding. ये सब हमने पढ़ा है. By using letters A, B, or C, state the strongest intermolecular force in each of the following compounds. For each compound, write the answer on the dotted line. ठीक है? तो इथेनॉल, इथेनॉल का हो सकता है आपको स्ट्रक्चर ना पता हो. लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल फॉर यू. दिस इज CH3 एंड देन CHO. इसका स्ट्रक्चर ऐसा है. तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कौन सी होगी? परमानेंट, टेम्पररी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल? ठीक है, actually, so your answer is going to be that it has permanent dipoles. The hydrogen is not directly bonded to oxygen, तो hydrogen bonding नहीं हो सकती इसमें. Oxygen delta negative होगा, तो in this case you're going to have permanent dipoles, that is A. ठीक है जी. Ethanol, let's draw the structure of ethanol. CH3 CH2OH. So it's going to be CH3 then CH2 and then O and then H. इसमें कौन सी होगी? In ethanol. मिशाल, cancel out in ethanol. ये पूछ रहे हो? ठीक है, मैं बता देता हूँ उसका भी. So yes, you all are correct. इसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग because hydrogen is directly bonded to a very electronegative element. बिल्कुल सही है. Methoxymethane, इसमें कौन सी होगी मेरे बच्चों? सिमेट्रिकल शेप है. Is V-shaped slash bent a symmetrical shape? क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है. दिस इज नॉट सिमेट्रिकल. इसमें ये भी D प्लस, ये भी D प्लस और ये D माइनस. सो ये सिमेट्रिकल नहीं है. तो इसमें हाँ, इसमें गलती होती है. हम क्या करके आ देते हैं? हम टेम्पररी करके आ जाएंगे, हम समझेंगे कट रहा है. नहीं, वी शेप्ड बेंट इज नॉट सिमेट्रिकल. इसमें इधर से नीचे की तरफ खींच रहा है, सॉरी, इसमें इधर से ऊपर की तरफ और इधर से भी ऊपर की तरफ. सो बेसिकली इसमें जो डायपोल बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है. नीचे वाली साइड पूरी पॉजिटिव है, ऊपर वाली साइड नेगेटिव है. सबको समझ में आया? सो दिस इज गोइंग टू हैव परमानेंट डायपोल्स. इट इज सिमिलर टू पानी. जब भी ने इसके साथ दिया ताकि आपको नजर आए, पानी क्या था? पोलर था ना. इसी तरह ये भी क्या होगा? पोलर होगा, बिकॉज पानी भी सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है. सबको समझ में आया? So once again, A. Any issues in this? I hope there are no issues. Last, 2-methyl propane. 2-methyl propane कैसा होगा? I'm drawing these structures क्योंकि अभी तक हमने ये सब कुछ पढ़ा नहीं है. So propane 2 पे methyl है and then on this. ठीक है जी. H3 का मतलब हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्डेड होंगे ऑल अराउंड. सो इसमें कौन सी होंगी? परमानेंट, टेम्पररी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? A2 केमिस्ट्री बच्चे, A2 केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स इधर आ चुके हैं, प्लीज 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 ग्रुप पे मैसेज कर दो, बाकी सबको भी बुला लो so that we can start off with the class. So yes, you guys are correct. वालेकुम अस्सलाम मिसबा. You guys are correct. इसमें होंगी सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी डायपोल्स. ठीक है. मिशाल, इसमें बोल रहे हो इसमें कैंसिल आउट क्यों नहीं हो जाता? इथेनॉल में ना, राइट? यही था ना. इथेनॉल में देखो मेरा बच्चा, ये D माइनस है, ये D प्लस है, इसमें कैंसिल आउट हो नहीं सकता. समझ आ गया? ठीक है जी, वेरी गुड, सही है जी.
सो ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग योर केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। ठीक है, बाकी आपके पास वर्कशीट आ जाएगी, वर्कशीट में जो होंगे मोस्ट सवाल जो होंगे वो एमसीक्यूज के होंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग स्टैंड अलोन टॉपिक नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड एज अ स्टैंड अलोन T2 क्वेश्चन, हमेशा किसी ना किसी क्वेश्चन में आ जाता है खुद एज पार्ट्स। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर जब मंडे को मिलेंगे तो वी विल मीट विद केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, कुछ पूछना है कुछ समझना है तो रुक सकते हो इस केमिस्ट्री वाले बच्चे, अगर सब कुछ क्लियर है तो आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है।